फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा से संबंधित या अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग जो है महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान, विज्ञान और भूगोल से रिलेटेड एक एक प्रश्नों को उसके उत्तर के व्याख्या के साथ देखते हैं। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारे स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया था? यह स्थान निम्न में से कौन सा है? तो इसमें से जो सबसे सही उत्तर होगा इस पहला नंबर क्वेश्चन का, वो कौन सा होगा? आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले आदिवासियों ने जो अंग्रेजों के विरुद्ध ये किया था विद्रोह, उसमें से सबसे जो करेक्ट आंसर है इस कूट के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आएगा कि बिहार राज्य में किया था, यानी ए जो है सबसे सही उत्तर है। दूसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855-56 ईस्वी में जो संथाल विद्रोह हुए थे उसमें से जो ये अंग्रेज के कौन से कमांडर को संथाल विद्रोह में जो है संथालियों ने हराया था? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि मेजर ब्रो जो है इनको अंग्रेजी कमांडर मेजर ब्रो को संथालों ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है कि कौन सा संस्थान और उसके संस्थापक कौन से है, और जो सही सुमेलित कूट है उसमें करेक्ट आंसर करना है। बनारस का संस्कृत कॉलेज, विलियमसन, कलकत्ता और मद्रास में जो कॉलेज खुला वारेन हेस्टिंग्स और फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेस्ली, इसमें से कौन सा कूट जो है पहला, दूसरा और तीसरा में सबसे करेक्ट आंसर है? तो तीसरा नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि केवल कलकत्ता और मद्रास में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा स्थापित किया गया संस्थान जो है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी केवल दू जो है वो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में जाने जाएंगे, पहले संस्थापक के रूप में जाने जाते एओ ह्यूम जो कि, और जो प्रथम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी हैं। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है वो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है वो सरोजिनी नायडू जी हैं। उसी प्रकार जो है प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष या प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष के रूप में जो हम लोग जानते हैं वो नाम आता है जॉर्ज यूले का। अर्थात चौथा नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई भी प्रश्न आए तो हमसे छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दूसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुई। तीसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो पहला कूट पूरी तरह गलत है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वह कलकत्ता में नहीं हुआ था, मुंबई में हुआ था, जिसमें अध्यक्षता जो है वो WC बनर्जी किए थे। और ये संस्थापक के रूप में जो है वो ह्यूम, एलन एक्टोवियन ह्यूम का नाम आता है। दूसरा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था और उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे। दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता है वो 1916 में लखनऊ में हुआ था, लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं, ये भी कथन सही है। और ये 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और मुस्लिम लीग के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो दो गुटों में बटी थी, 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुट में बट गई थी, गरम दल और नरम दल, तो उनका भी आपस में समझौता हो जाता है। तो लखनऊ समझौता इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी इसका अगर कूट सही से देखें तो दूसरा और तीसरा दोनों कूट सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी पांचवा नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? अंग्रेजों ने के द्वारा इन्हें नाइटहुड की उपाधि दिया गया था। महात्मा गांधी जी को जो है प्रथम विश्व युद्ध में सफल समर्थन के कारण जो है अंग्रेजों ने इन्हें महात्मा गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। तो महात्मा गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्यागी थी और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने
जो है वो नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, तो ये किस कारण से त्यागे थे? छठा नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है वो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड उस वक्त का सबसे बड़ा जन नरसंहार था, जिसमें अंग्रेजों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा करके हजारों की संख्या में एक पार्क में बंद लोगों को जो है मौत की घाट उतार दिया था, और इसी से क्षुब्ध होकर के रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है वो नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जन नरसंहार की घटना घटी? कौन से ये के कारण? तो द आर्म्स एक्ट है, द पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, रॉलेट एक्ट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है। तो ये जो घटनाएं घटी है जलियांवाला बाग हत्याकांड में, ये इसका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो घटनाएं घटी है उसमें जो है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, रॉलेट एक्ट एक कानून अंग्रेजों ने लाया था, जिसके तहत जो है नो अपील, नो वकील, नो दलील, और किसी पर भी मतलब उसे गिरफ्तार किया जा सकता था, उसके विरुद्ध मुकदमा चलाए जा सकते थे, और उसी के तहत जो है सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल को जो है ये गिरफ्तार किया गया था। लोग सभाएं कर रहे थे शांतिपूर्ण, और उस पर अंग्रेज अधिकारियों ने जो है वो गोलियां चलाई, और जिसके कारण जो है हजारों लोग मौत की घाट उतरे। तो ये द रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है वो ये हो रहा था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 8 अगस्त और 9 अगस्त का ये आता है। 1942 में जो है भारतीय छोड़ो आंदोलन भारत में पूरी तरह से सक्रिय हुआ था। उसमें जो प्रस्ताव का समर्थन करने वाले हैं वो नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, यानी ऑप्शन नंबर सी 8वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नाम उल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन के समांतर सरकारों की स्थापना की गई। ये बलिया, सतारा, हजारीबाग और मेरठ, इनमें से सही कूट कौन सा होगा 9वां नंबर प्रश्न का? तो इस 9वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही कूट है वो बलिया और सतारा है, यानी ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है वह करेक्ट आंसर जाना जाएगा कि जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित के किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? ऑपरेशन रूबिकॉन का ये किस लिए इस्तेमाल किए थे? गांधी जी को जेल में आमरण अनशन किए थे इसके लिए, या जयप्रकाश नारायण की गतिविधियों के लिए, या गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की सहभागिता के लिए? इस 10वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि गांधी जी जेल में जब आमरण अनशन किए थे तो इसमें ब्रिटिश सरकार ने जो है ऑपरेशन रूबिकॉन लाया था। महात्मा गांधी जी जो है वह जब ये हुआ तो पुणे जेल में आमरण अनशन शुरू किए थे। जब मैकडोनाल्ड का 1932 में सांप्रदायिक पंचायत आया तो उसके विरुद्ध जो है, जिसके तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की बात कही गई, तो महात्मा गांधी जी जेल में ही जो है वो आमरण अनशन शुरू कर दिए थे। और उसी बीच जो है पुणे में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता होता है, जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1932 में होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? गांधी जी के द्वारा जो सेवा धर्म अपनाया गया है, या मुंबई में अपनाया है, या शांति निकेतन, दक्षिण अफ्रीका, या पुणे? तो इस 11वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि दक्षिण अफ्रीका में जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा सेवा धर्म अपनाया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 है कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। जी, 12वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आए थे तो उस वक्त जो है इसका करेक्ट आंसर जो कूट में बनेगा कि यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ आए थे, लेकिन जो है भारत को बंटवारा करके ही गए, क्योंकि ये माउंटबेटन योजना आए ही थे अंत में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत से विभाजन के संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर कब घोषणा हुई? भारत विभाजन से संबंधित जो माउंटबेटन योजना है या सरकारी तौर पर ये इसका घोषणा कब किया गया है?
तो 13वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है, इसकी घोषणा जो है वो 3 जून 1947 को किया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी के रूप में जो है करेक्ट आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न है कि रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी। तो सर जॉन रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, हम सभी जानते हैं। उस समिति का काम ये था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो सीमा रेखाओं का निर्धारण करना था, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो सीमा रेखा को निर्धारण करने के लिए सर जॉन रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक रेडक्लिफ समिति बनी थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो सबसे पहले किसके अंतर्गत किया गया था। ये 15वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों वो कौन सा होगा। तो 15वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में कुट जाना जाएगा ऑप्शन नंबर ए की रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है यह स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति किसके द्वारा दिया गया, कि जो लोक सेवा की परीक्षा है जिसके तहत भारतीय सिविल सेवा के ये चुने जाते थे, तो ये किन्होंने कहा था कि इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ जो है इस परीक्षा का आयोजन किया जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस ऑप्शन में सबसे जो सही उत्तर है वह है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा जो है यह बात कही गई थी कि दोनों जगह जो है एक साथ परीक्षाओं का आयोजन कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। रॉलेट एक्ट जो आया था 1919 ईस्वी में, जिसमें नो वकील नो दलील नो अपील के साथ, तो इसमें लगान न देते हुए जो है ये आंदोलन चलाने का जो सुझाव दिया था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि स्वामी सदानंद जी के द्वारा जो है यह सुझाव दिया गया था कि हम लोग जो है लगान नहीं देंगे अगर इस प्रकार जो इस प्रकार के अगर कानून हम लोग पर लागू किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि भूगोल से रिलेटेड प्रश्न है। दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बाद भूगोल से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं, इसलिए आप अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथ ही साथ यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। 18वां नंबर प्रश्न है कि कोर पृथ्वी की जो कोर है वो किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है कोर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि पृथ्वी का जो कोर है, अगर हम लोग बात करें पृथ्वी की, तो ये सेंटर में जो सबसे अंदर में ये कोर बनता है, यहाँ पर जो है लोहा और निकेल की प्रधानता पाई जाती है क्योंकि कोर सबसे अंदर में है। ऑप्शन नंबर डी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कौन सा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम कौन सा है, यानी सबसे अधिक मात्रा में, फिर उससे कम मात्रा में। तो भूपर पट्टी पर जो ये ऑप्शंस में हमारे पास तत्व मौजूद है, इनमें से जो 19वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि जो सबसे सही क्रम है वह है सबसे अधिक ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम और लोहा। इस प्रकार जो है ये सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। जी दोस्तों, तो रिक्टर स्केल के प्रयोग से जो है सिस्मोग्राफ उस यंत्र का नाम है, और रिक्टर स्केल पैमाना पर जो है मापा जाता है, वह मापा जाता है क्या चीज़, तो उस पर मापा जाता है भूकंप की तीव्रता, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 20वां नंबर प्रश्न के लिए भूकंप का कोई पूर्वानुमान नहीं है, भूकंप आने के पश्चात जो है वह सिस्मोग्राफ के द्वारा रिक्टर पैमाने पर जो है उसे मापा जाता है। 20वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। अगर उस डिवाइस की नाम पूछा जाए तो वह सिस्मोग्राफ है और स्केल जो है वो रिक्टर स्केल है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंग को परावर्तित करती रहती है, जिसमें रेडियो तरंग का परावर्तन संभव है, वह वातावरण के कौन से परत में संभव है। आयन मंडल है, क्षोभ मंडल है, संताप मंडल है या वायुमंडल है। तो इस 21वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि वह आयन मंडल में जो है यह चीज संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है सुमेलित करना है, एक और देश है, दूसरी ओर उनके सर्वोच्च शिखर है। अर्जेंटीना है, इक्वेडोर है, तंजानिया है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। उनके शिखर जो है किलिमंजारो है, कांकागुआ है, माउंट मैकिनले है और फिर जो है चेम्ब्राजो है। इस 22वां नंबर प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा,
तो इसका जो सही उत्तर है कि अर्जेंटीना का जो ये है सर्वोच्च शिखर एकांकागुआ है। उसी प्रकार इक्वेडोर जो है वो चिम्बराजो है। तंजानिया का जो सर्वोच्च शिखर है वो किलिमंजारो है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है वो माउंट मैकिन्ले है, यानी ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो है वो करेक्ट आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि नेफोमीटर जो है वो किसके मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी दोस्तों, 23वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा कि नेफोमीटर के जरिए जिस ये की माप की जाती है वर्षा की मात्रा है, या बादलों की दिशा एवं गति है, या सागरीय लवणता है। तो इस 23वां नंबर क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि बादलों की दिशा एवं गति मापने के लिए नेफोमीटर का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जी 24वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा कि इवेपोरीमीटर ये जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। करेंट मीटर जल प्रवाह की मात्रा, फिर एटमोमीटर दो स्थानों के मध्य दूरी का मापन, और फिर जो है रोटामीटर इसमें जो है जलीय आर्द्रता का मापन। तो इस 24वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सूची 1 और दूसरी ओर सूची 2 को सुमेलित करना है। एक ओर पर्वतीय दर्रा है और दूसरी ओर उसके स्थित राज्य हैं। तो कौन से राज्य में कौन सी पर्वतीय दर्रा स्थित है, इसका सही उत्तर क्या होगा 25वां नंबर प्रश्न के लिए। तो माना दर्रा यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा यह सिक्किम राज्य में स्थित है। जोजिला दर्रा यह जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और उसी प्रकार जोजिला दर्रा जो है यह हिमाचल में है। और सिपकिला दर्रा जो है ये जम्मू में, ये ऑप्शन नंबर जो है ये जोजिला दर्रा, इसका जो करेक्ट कूट बनेगा 25वां नंबर का माना दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम, और उसके बाद जो है फिर ये जोजिला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में, और फिर सिपकिला दर्रा यह हिमाचल में, यानी ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है वो करेक्ट कूट बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। माफी चाहते हैं, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है और सिपकिला दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है कि महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है, कावेरी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में है, और ताप्ती का उद्गम स्थल जो है वो मध्य प्रदेश में है। इस 26वां नंबर प्रश्न के लिए जो सही कूट है दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि कावेरी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में है। यह कथन सही नहीं है, बाकी सभी कथन जो है इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 27 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। जी 27वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत जो प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ है वह 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में, यानी ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो है 27वां नंबर प्रश्न का सबसे सही कूट जाना जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में लाया गया है। अब जो है वर्तमान में शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, यानी शिक्षा के ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है वो भारत सरकार को भी प्राप्त है और राज्य की सरकारों को भी प्राप्त है। इसी कारण जो है भारत सरकार जो है ये अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाई है, जिसे हर राज्य में लागू किया जाएगा। एक फिर नेशनल फ्रेमवर्क पे भी काम चल रहा है। इससे पहले जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2005 चल रहा है, एनसीएफ 2005, और उसके बाद जो है एनसीएफ पर काम अभी चल रहा है करिकुलम फ्रेमवर्क पर। तो ये जो समवर्ती सूची में शिक्षा को जो जोड़ा गया है वो 42वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किनके द्वारा दिया गया था, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के द्वारा जो है वो सत्ता का विभाजन अलग अलग स्तरों पर किया जाए, यह किस समिति की अध्यक्षता ने इसका सुझाव दिया था। तो इसकी जो सुझाव देने का जो काम किया है वो बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर डी के रूप में जो है यह 29वां नंबर प्रश्न जाना जाएगा दोस्तों। 30वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है वह ये आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, सदन में
के अधिवेशन न रहने की स्थिति में, लोकसभा के अधिवेशन न रहने की स्थिति में, तो 30वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि अगर सदन का अधिवेशन 6 महीना के अंतराल पर नहीं हो पा रहा है तो राष्ट्रपति वैसी स्थिति में जो है वह अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करता है, यानी अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब राष्ट्रपति भी उपस्थित न हो और उपराष्ट्रपति भी उपस्थित न हो तो वहां पर जो है कौन ये राष्ट्रपति का कार्यभार को ग्रहण करेंगे। तो वैसे सिचुएशन में भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो जो है इसके जैसे एम हिदायतुल्ला जो है एक बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्यभार ग्रहण किए थे। अभी जो वर्तमान में ये सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं। याद रखेंगे हम लोग। हमारे राष्ट्रपति महोदया जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, और ये दोनों अगर अनुपस्थित हों तो वैसी स्थिति में जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ जी इसका राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो इन अनुपस्थिति के क्रम में जो देश के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कार्यभार को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था, कब हुआ था। तो इसका 32वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था। बिहार से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या मात्र 16 है, याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 है कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 33वां नंबर प्रश्न का। राज्यसभा जो है वो एक अस्थाई सदन है जिसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है वो 1/3 सदस्यों की सदस्यता पूरी होती है, फिर उस पर पुनः निर्वाचन होता है। अभी वर्तमान में राज्यसभा का निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि राज्यसभा को कभी भंग किया जाता है। लोकसभा प्रत्येक 5 वर्षों पर भंग होता है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा कि इनमें से कभी नहीं, क्यों किन्हीं के द्वारा और कभी राज्यसभा भंग नहीं होता। वो एक अस्थाई सदन है, उसको भंग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है। जी, वो राज्यपाल द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है, वो राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है, वो राज्य सरकार के हितों की देखभाल करता है, या फिर वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। तो 34वां का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा दोस्तों कि वह केंद्र सरकार का एक ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध जो महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत, यानी जब महाभियोग अगर किसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग लाया गया और वो महाभियोग जो है वो पारित हो गया तो वैसी स्थिति में पदच्युत करने का आदेश कौन जारी करता है। तो इस 35वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि पदच्युत करने का आदेश जो जारी करेंगे वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि ध्वनि की तरंग में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है। तो ध्वनि तरंगों से जो जुड़ा हुआ शब्द है वो हर्ट्ज भी है, डेसिबल भी है, मैक भी है, यानी जो शब्द नहीं जुड़ा हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि कैंडेला जो है वह ध्वनि तरंगों में जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है। अग्निशामक आग बुझाने के क्रम में कौन सी गैस काम आती है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों 37वां नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर ए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अग्निशामक में गैस के रूप में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है कि स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे की कील ठोकना कठिन है, क्यों सा नियम इस कथन का समर्थन करता है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 38वां नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि वहाँ न्यूटन का तीसरा गति नियम यानी क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है यह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो जो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है उनमें से जो प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है 39वां नंबर में ये सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा कौन सा। तो इसका जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी की मूंगफली में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तन को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। तो इस 40वां नंबर प्रश्न का जो
सही उत्तर होगा वह है कि जिंक ऑक्साइड का प्रयोग जो है वो बर्तन को सबसे अधिक चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसके उत्तर की व्याख्या के साथ किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको बहुत ही हितकारी और लाभकारी साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे बेहतर फायदा उठा सके। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।